नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। ललितपुर 2017 बहुचर्चित रेप कांड क्या फिर खुलने जा रहा है कोर्ट के आदेश पर, क्योंकि कोर्ट के आदेश का नहीं हुआ है अभी तक पालन। कोर्ट ने पहले ही दिया था फर्देल इन्वेस्टिगेशन का आदेश, लेकिन पुलिस के द्वारा नहीं किया गया कोर्ट के आदेश का पालन। निधि सिंह बाल कल्याण समिति से पॉस्को एक्ट अंतर्गत सहायक व्यक्ति एवं पोस्ट कमेटी के सदस्य है, जो महिलाओं के अधिनियम कार्य क्षेत्र पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम नियम 2023 के लिए कार्य करती चली आ रही है। महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही निधि सिंह ने 2017 में हुए इस रेप कांड को जब पढ़ा तो उन्हें लगा कि इस पूरे प्रकरण में कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी पुलिस के द्वारा पीड़िता का मोबाइल एवं सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला का मोबाइल पुलिस ने नहीं दर्शाया है। इसके बाद ललितपुर कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में फैसला तो सुना दिया, लेकिन फैसले में मौजूद पैरा 72 में साफ तौर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात की है। वहीं पुलिस के द्वारा कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश पर कोई भी पालन नहीं किया गया है। इसके बाद निधि सिंह ने इसका बीड़ा उठाया और 156(3) में एक बात दायर कर दिया, जिस पर ललितपुर कोर्ट ने ललितपुर पुलिस से जवाब तलब कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा पीड़िता एवं सेक्स रैकेट चलाने वाली उक्त महिला के मोबाइल की CTR निकलवा कर उसका डाटा कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि 2017 में जब यह प्रकरण संज्ञान में आया तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, और आखिर पुलिस ने पीड़िता एवं सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला के मोबाइल का CTR कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया? क्या पुलिस के द्वारा उस समय सफेद पोस्ट व्यक्तियों को बचाने के लिए ऐसा किया गया था? क्या उक्त पीड़िता एवं सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला के मोबाइल से 2017 के बाद अभी तक बचते चले आ रहे हैं सफेद पोस्ट व्यक्तियों के चेहरे पर लगा पर्दा उठ पाएगा? अगर पुलिस द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन किया गया तो कौन कौन लोगों के चेहरे से उठेगा पर्दा, यह देखने वाली बात होगी। क्या पुलिस द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा? जबकि कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में अपना जजमेंट सुना दिया है और कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। क्या नाम है? मेरा नाम निधि सिंह है। आप किस पद पर हैं? मैं बाल कल्याण समिति द्वारा सपोर्ट पर्सन नियुक्त हूँ पीड़ित बालिकाओं के लिए। और 2017 में जी, एक प्रकरण सामने आया था, उसका जो पिटिशनर है, क्या पूरा प्रकरण था और अब क्या जरूरत पड़ी कि वो पिटिशन डालें? 2017 में जो प्रकरण हुआ था वो बहुत ही चर्चित था और बहुत ही हाईलाइट मामला था, जिसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, IPC के अंतर्गत और व्यापारिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ था और विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, जिसमें कई लोगों को छोड़ दिया गया था और कई लोग जो है सजा आजीवन कारावास जिनको मिली हुई थी। इस प्रकरण में विशेष तौर पर ये सामने आया था कि आदेश के पैरा 72 में दिया गया था कि पुलिस द्वारा पीड़िता और जो सेक्स रैकेट की जो सरगना थी उसने उस दोनों के मोबाइल जो है वो जब्त किए गए थे, लेकिन उसकी कॉल डिटेल्स जो है वो किसी भी तरह से लिखित रूप से नहीं बताई गई थी, और जिसमें कई सफ़ेद पोशाक वाले जो व्यक्ति हैं जो छुपे हुए हैं, वो कई लोग हैं जिसमें बड़े बड़े लोग भी हैं, उनके भी नाम हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों में पुलिस ने अपनी विवेचना जो है त्रुटिपूर्ण कह लीजिए या फिर उनको बचाने के लिए जो है उन्होंने अपनी विवेचना प्रस्तुत की गई थी, जिससे वो समाज में छुपे हुए तो हैं लेकिन वो न्यायिक रूप से बच गए हैं। क्योंकि ये मामला नाबालिग बच्चों का है और मेरा मानना है कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम सभी के घर में छोटे बच्चे होते हैं, सभी के घर में होते हैं। तो बच्चों को एक भय मुक्त जो वातावरण है वो हम तभी दे पाएंगे जब इस तरह के प्रकरण कम होंगे या ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकरण में अभी फैसला भी आ गया है, उसके बाद ऐसा क्या कमी लगी आपको कि इस फैसले को दोबारा जो है चैलेंज किया है आपने और दोबारा जो है इसको मामले को उठाने की? चूँकि मैंने इस केस की स्टडी की थी और उसमें ये पाया गया था कि पुलिस द्वारा जो है विवेचना ठीक से नहीं की गई थी, और जिसमें कई लोगों को बचाव के लिए उन्होंने पुलिस की विवेचना पर आपको ऐसे कौन से बिंदु नजर आए हैं जिस पर लेकर आपने दोबारा पिटीशन की है? पुलिस ने अपनी विवेचना में उन्होंने जो
मोबाइल कॉल डिटेल्स के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि कॉल डिटेल्स जो हैं वो प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसमें पीड़ित बालिका का भी मोबाइल उन्होंने जब्त किया था और जो इसकी सरगना थी सेक्स रैकेट की, उसका भी मोबाइल जब्त किया गया था, लेकिन उन दोनों मोबाइलों की जो कॉल डिटेल्स हैं वो नहीं बताए गए थे। क्या लगता है कि इस बार द्वारा जांच रिपोर्ट जहाँ पे आपने बात की है और पुलिस के द्वारा सही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी क्या न्यायालय में? आशा तो मैं यही करती हूँ कि उन्हें सही और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और इस मामले को पुनः जांच प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति हमारे आसपास जिनको हम जानते भी नहीं है और वह यह कृत्य निरंतर किए जा रहे हैं और जिनका खुलासा भी नहीं हो पा रहा है, तो शायद हो सकता है कि इस विवेचना के माध्यम से उन लोगों का पर्दाफाश हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जब इस केस का स्टडी की जा रही थी तब मैंने जो आदेश पारित हुआ था माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के महोदय द्वारा, तो एसपी सर के यहाँ मैंने एक जन सूचना मांगी गई थी कि इस आदेश में आपने आगे विवेचना की है या नहीं की गई है। तो उनके द्वारा यह बताया गया कि इसके आगे इस तरह का कोई शब्द जो है या इस तरह की कोई आदेश उस आदेश में पारित नहीं किया गया है। क्योंकि जब मैंने इसकी फिर द्वारा से पुनः एसपी सर के लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया और उसमें ये बताया गया कि इसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश किया गया था 72 पैरा, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पैरा नंबर 72 में कि पुलिस द्वारा इसकी विवेचना आगे की जाए, तो उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से मुझे माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्ट की शरण लेनी पड़ी और मैंने इस बात को प्रस्तुत किया है। और मेरा मानना यह है कि समाज के जो जातीय और धार्मिक भेदभाव को एक तरफ रखते हुए बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए और इस तरह का माहौल बच्चों को देने के लिए कि वह वहाँ सुरक्षित रहें, अपने आप को सेफ समझें, क्योंकि बच्चे आपके हों या मेरे हों, हम सबके बच्चे हैं और हमारे देश का भविष्य भी है, तो इसके लिए मैंने ये कदम उठाया है। सर क्या नाम है आपका? सर एक निधि सिंह जी ने जो है एक पिटीशन आपके द्वारा दिया, क्या है पूरा प्रकरण और क्या कमियां इसमें लगी हैं जो इसको कोर्ट में दोबारा जाना पड़ा, क्योंकि प्रसिद्ध मामला रहा है ये ललितपुर जिले का 2017 का। मेरा नाम रविंद्र सिंह छतवाल एडवोकेट है। यहाँ ललितपुर में जिला जजी में हम प्रैक्टिस करते हैं, विधि व्यवसाय करते हैं। ये प्रकरण तो एक आम प्रकरण जैसा ही है, लेकिन इसमें एक विशेष बात ये थी कि जब इसका डिसीजन माननीय पॉक्सो कोर्ट ललितपुर ने दिनांक 31/1/2023 को दिया था, तो उसमें विवेचना में कुछ कमियां पाया जाना उल्लिखित करते हुए उन्होंने उस समय जो दंड प्रक्रिया संहिता लागू थी उसकी धारा 173 की उपधारा 8 के अंतर्गत इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किए जाने का आदेश पारित किया था, जो शायद किसी वजह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है। तो उस इन्वेस्टिगेशन को कराए जाने और माननीय पॉक्सो कोर्ट के जो आदेश था उसका अनुपालन कराए जाने के लिए ये याचिका अंतर्गत धारा 156(3) सह धारा 173(8) CRPC दाखिल की गई है, जिस पे माननीय न्यायालय द्वारा अभी पुलिस से आख्या मंगाई गई है। निर्णय आना अभी बाकी है। क्या लगता है सर, क्योंकि ये बड़ा मामला था, क्या लगता है सफेद पोस्टों को बचाने के लिए ये जो है पीड़िता का मोबाइल छुपाया गया, क्या पूरा प्रकरण? अब ये तो उस समय जो परिस्थितियां रही होंगी उससे तो हमारा कंसर्न उतना नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना सा था कि अगर माननीय न्यायालय का आदेश है कि उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। पिटिशनर हमारे पास आए और हमने उनकी याचिका इस बात को लेकर दाखिल की है कि इसमें कुछ निकल के निकलेगा या फिर दोबारा दबा दी जाएगा। ये तो अब विवेचना के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या होगा उसमें।